तो हेलो डियर स्टूडेंट, हमने अम्ल, क्षार और लवण देखा था। उसके क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन जो आए हुए एग्जामों में ज़्यादातर, इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि CO2 गैस बनाने के लिए अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग होता है। तो CO2 बनाने के लिए इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसमें से क्या निकलती है, एक तो सोडियम सल्फेट बनता है और एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अम्ल की रिएक्शन करवाने पर CO2 गैस बनती है। इसके बाद में आता है दूसरा क्वेश्चन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन जानते हैं कि जलीय विलयन में जैसे ही इसको डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये Na+ और OH- में टूटेगा। जो भी OH- आयन देते हैं जलीय विलयन में, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो ये भस्म या क्षार है। इसमें आता है जैसे pH में P सूचक है, जो pH में जो P वर्ड है ये पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ इसमें क्या है, तो इसका अर्थ होता है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। इसके बाद में देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। वे अम्ल जिन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है वे उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। मतलब ये खनिजों से ही प्राप्त होते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे देते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल ये H+ आयन जलीय विलयन में आसानी से नहीं दे पाते हैं। इसके बाद में आता है छठा क्वेश्चन। अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं। तो अम्ल की क्षारकता क्या होता है, एक अणु के जलीय घोल में पूर्ण रूप से आयनीकरण के द्वारा उत्पन्न हाइड्रोनियम आयनों की संख्या को क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। कि मतलब एक अणु के जलीय घोल में पूर्ण रूप से आयनीकरण, मतलब जैसे ही NaOH को डालेंगे तो क्या होंगे, Na+ और OH- आयनीकरण के द्वारा उत्पन्न हाइड्रोनियम आयन, जो OH- आयन होते हैं, उनको ही अम्ल की क्षारकता कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल क्या है। तो वे यौगिक जिनके पास एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोल में धनावेशित आयन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अम्ल कहते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। तो अम्ल क्या होता है, ये जलीय विलयन में जैसे ही अपन डालेंगे तो क्या होगा, ये H+ आयन देंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जलीय विलयन में डालने पर वे H+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो वे H+ आयन जैसे ही वो देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वो OH- जो देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां। अम्ल और क्षार, अम्ल तथा भस्म या है क्षार की साबित करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पीएच स्केल से ही हम इनका मान ज्ञात करेंगे। जैसे 7 से कम है तो वो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार कहलाएंगे, और 7 है तो वो उदासीन कहलाएंगे। इसके बाद में आता है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में क्या है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर बनाती है। तो धातु अम्ल या वो अम्ल धातुओं के साथ, जैसे कोई भी, जैसे धातु सोडियम, और जैसे अम्ल जैसे ले लिया अपन ने HCl, तो इसमें क्या होगा, Na+, वो NaCl+ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसमें क्या बनेगा, लवण बनेगा। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अम्लीय वर्षा में जल का pH मान ऑब्वियसली बात है 5.6 होता है, से कम होता है। आयनीकरण अम्ल किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसमें कोई अम्ल जल में घुलकर आयन बनता है उसे आयनीकरण कहते हैं। जैसे आयनीकरण अम्ल से समझते हैं, इसमें जैसे हमने HCl को जल में डाला तो वो क्या हो गया, H+ और Cl- में टूट जाते हैं, जो घुलकर आयन देते हैं, उसे ही आयनीकरण कहते हैं।
इसके बाद में आता है ये आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक जलीय विलयन में, तो ऑब्वियस सी बात है आर्हेनियस के अनुसार ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में आसानी से टूटकर OH माइनस देते हैं क्षारक। इसके बाद में आता उत्फुल्लन किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जल के वायु में मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। इसके बाद में आता है उदासीकरण किसे कहते हैं। उदासीकरण बहुत जानते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, उन जिसे ही उदासीकरण वगैरह कहते हैं। अम्ल जैसे लेते हैं, इसमें HCl अम्ल लेते हैं और NaOH क्षार लेते हैं, तो क्या बनता है NaCl जो कि लवण होता है, नमक, और प्लस में क्या होगा, इसमें जल निकलेगा। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है, इसका सूत्र है जो क्या होता है, ये जैसे ही जल में डालने पर CH3COO माइनस और H+ आयन में टूटता है, जो कि पूर्णतः नहीं टूटकर आंशिक रूप से टूटता है, इसे ये इसके कारण इसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो इमली नहीं होगा, इसमें टमाटर होगा। इमली में तो टार्टरिक एसिड मिलता है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। कागज एवं कृत्रिम फाइबर बनाने के प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्या लेते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। जिन अम्लों को पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करते समय प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिप्सम को जैसे ही गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, प्लास्टर ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, नकली छत बनाने के लिए और दीवारों पर आर्ट या कला बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है किसी भी जलीय विलयन का pH मान, तो जलीय विलयन का pH मान जानते, अम्लीय विलयन का pH मान, तो अपन जानते हैं कि 7 से कम जो भी है वो अम्ल में काउंट होते हैं, और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। उसके बाद में क्या होता है, 7 के बाद में क्षार। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन है, तो 4 है तो इसका मतलब समझते हैं 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। किसी पदार्थ को नीले लिटमस पत्र को इस जगह पर तात नहीं होगा, ये लाल होगा, इस जगह पर तात नहीं, ये लाल होगा, लाल कर देता है तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ क्या होते कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा है तो ये हो सकता है, क्या होगा, ये भस्म या क्षारक। अपन जानते हैं कि क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षारक, इसमें क्षारक। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा, तो इसका pH मान होगा लगभग 5 होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, सब अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। पेयजल जो किसी पदार्थ के क्रिस्टलों में उपस्थित होता है उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। मतलब पेयजल जो किसी पदार्थ के क्रिस्टलों में, क्रिस्टल क्या होते हैं, किसी पदार्थ के टुकड़े होते हैं जिनमें उपस्थित होता है, वो क्रिस्टल जल कहलाता है। क्षारक किसे कहते हैं, क्षार जो बेसिक हाइड्रोक्साइड होती है, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सियल आयन बनाते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जो जल में घुलने पर क्या होते हैं, जैसे OH- आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षारक, क्षारक उन यौगिकों को कहते हैं जो धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड का जलीय अमोनिया हो और वे अम्लों के हाइड्रोनियम आयन के साथ मिलकर लवण
और जल बनाते हो। इसके बाद में आता है क्षारकीय ऑक्साइड। क्षारकीय ऑक्साइड क्या था? कोई धात्विक ऑक्साइड ही क्षारकीय ऑक्साइड कहलाता है। यदि उसमें O2 आयन हो तो, मतलब ऑक्सीजन का आयन है, तो वे अम्ल के साथ क्रिया कर कर क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। इसके बाद बनता है घड़िये का रासायनिक सूत्र। तो घड़िया का रासायनिक सूत्र क्या जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके बाद में आता है गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो पदार्थ अपनी गंध से अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं उनका गंधीय सूचक कहा जाता है। जो अपनी गंध से अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिन। टेनिन अम्ल पाया जाता है। और कॉफी में कौन सा? कैफीन। और तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। इसके बाद में आता है जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए उपयोग होता है। तो इसमें क्या डालते हैं? जल के जैसे ही उसकी कठोरता को हटाने के लिए क्या करते हैं? उसमें सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या क्या कहलाते हैं? तो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील, ऑब्वियस सी बात है, जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाएंगे? क्षार ही कहलाएंगे। ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अब जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और दो अणु क्या होते हैं इसके? जल के होते हैं। दूध पेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? तो कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? क्षार होता है। क्षार या भस्म जिसे हम कह सकते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं? अब तनु अम्ल कैसा होता है? तनु अम्ल में क्या होता है? जिस नमूने में है जल की मात्रा अम्ल की मात्रा से अधिक होती है, मतलब अम्ल तो इसमें क्या होगा? कम होगा, और जल की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगा। तो ये कैसा होगा पैदा? पतला होगा। तो पतला या तनु जिसे हम कह सकते हैं। और सांद्र में क्या होता है? उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा कम होती है, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो तनु अम्ल में क्या होता है समझिए? तनु अम्ल में होता है जल की मात्रा अम्ल की मात्रा से अधिक होती है, उसे ही हम तनु अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होता है? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण से क्या समझते हैं? जैसे ही जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, तो उसे तनुकरण कहते हैं। जैसे किसी जल में अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या होता है? उसमें आयन की सांद्रता के प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। जैसे जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर, जैसे अम्ल होता है जैसे HCl, और क्षार जैसे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों को मिलाने पर क्या होगा? लवण बनेगा। और उसके बाद में क्या होगा? जल बनेगा। तो वो लवण की जो आयतन में कमी हो रही है उससे क्या होता है? लवण बन रहा है, तो उसकी वो सांद्रता के प्रति इकाई में आयतन में कमी हो रही है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 48 वो 38 क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ आयन और ऋणात्मक आयनों में नहीं बदलते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल एक तरह से ये जलीय विलयन में पूरी तरह H+ आयन नहीं देते हैं, मतलब ये कम घुल पाते हैं। जैसे HCl में क्या होता है? H+ और Cl- आसानी से दे देते हैं, तो इसमें क्या होता है? H+ Cl- आसानी से नहीं देते हैं। इसमें ले लेते हैं जैसे एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या होता है? H+ आयन आंशिक रूप से देते हैं, तो वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार बनने में लवण का जलीय विलयन की प्रकृति कैसे होगी? तो क्षारीय ही होगी, obvious सी बात है। दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड और प्रबल प्रबल बोलेंगे तो इसमें क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है? सोडियम एसीटेट बनेगा इसमें। तो सोडियम एसीटेट की प्रकृति कैसे होगी? तो वो होगी क्षारीय होगी। प्लस में क्या निकल जाएगा? जल निकल जाएगा। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मतलब दांत कब करने स्टार्ट हो जाता है? तो मुंह का पीएच मान जैसे ही 5.5 से कम होने पर क्या होता है? दांतों में क्षय होने स्टार्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड ऑब्वियस सी बात होती है, जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, क्षार होगा। इसके बाद में आता है कौन विजातीय पदार्थ है, तो नमक विजातीय पदार्थ है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कर सकता है, तो H+ आयन। इसके बाद में आता है कौन अम्लीय क्षारक या अम्लीय ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 ये क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड है। नेटल पौधों के बगल में इसे उदासीन करने के लिए कौन सा पौधा लगाया जाता है, तो डॉग का पौधा लगाया जाता है। इसके बाद में आता है मानव शरीर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए किस औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे एंटासिड कौन सा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये एक क्षारक होता है जो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल जानते हैं वह अम्ल जो पानी में मिलने पर पूरी तरह H+ आयन और ऋणात्मक आयनों में बदल जाते हैं, उन्हें ही हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो पूरी तरह H+ आयनों में नहीं टूट पाते हैं वे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा प्रबल अम्ल में जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवणों को जलीय विलयन क्या होता है, तो उदासीन होता है। इसके बाद में आता है फ्रेशवेदी किसे कहते हैं, तो जो वायुमंडल की नमी को सोखकर पसीज जाते हैं उन्हें प्रेसवेदी कहते हैं। जो वायुमंडल अपन के जो वातावरण में जो नमी होती है ना, उसको सोखकर पसीज जाते हैं। जैसे किसी थैली वैली में गर्मियों के समय में जो पानी अंदर हो जाता है तो वो क्या होता है, पसीज जाते हैं, तो उन्हें ही प्रेसवेदी कहते हैं। इसके बाद में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और हाफ अणु क्या हो जाएगा, जल का हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस की परिवर्तित करेगा, तो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, ये नीले में बदल देगा। तो बेकिंग सोडा एक तरह से क्या होता है, क्षार होता है। लाल को नीले में बदल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, नीले को लाल में बदल रहा है तो क्या है, अम्ल है, और लाल को नीले में बदल रहा है तो क्या है, क्षार है। तो बेकिंग सोडा एक तरह से इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, ऑब्लिक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मूर्ति बनाने तथा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और मूर्ति बनाने के लिए क्या किया जाता है, रंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसे नकली छत बनाने के लिए, हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका दीवारों पर पेंटिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, सफेदी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक वियोजन किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक का अणु टूटकर जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक का अणु टूटकर परमाणु आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन रासायनिक वियोजन कहते हैं। तो वियोजन से मतलब ही समझो कोई भी अणु है जो टूटता है तो वो क्या होता है, वियोजन, और अगर वो जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वो संयोजन। इसके बाद में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये उदासीन होता है। तो उदासीन उदासीन होने के कारण इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद में आता है लवण के क्रिस्टल होते हैं। तो लवण के क्रिस्टल ऑब्वियसली होते हैं क्या होते हैं, जलीय होते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण के क्रिस्टल होती है, तो लवण क्रिस्टल क्या होते हैं, जलीय होते हैं। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है।
इसके बाद में आता है वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं? वे अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। वियोजन किसे कहते हैं? जब एक अणु या आयनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक परमाणु और आयन में विभाजन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। वैश्विक सूचक किसे कहते हैं? तो विभिन्न जैविक रंगों का वह मिश्रण जो विभिन्न पीएच घोलों के साथ विभिन्न रंग प्रकट करता हो तो उसे क्या कहते हैं? वैश्विक सूचक कहते हैं। मतलब जो भी है विभिन्न जैविक रंगों का मिश्रण, जैसे विभिन्न पीएच घोलों के साथ, मतलब अलग 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 घोलों के साथ क्या होता है? विभिन्न रंग देते हैं, मतलब अलग अलग रंग देते हैं तो उसे वैश्विक सूचक कहते हैं। इसके बाद में आता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर सूत्र एक तरह से इसको क्या कहते हैं? कड़िया भी बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। सांद्र अम्ल, तो सांद्र अम्ल तनु अम्ल आपने पहले भी देख चुके हैं ऊपर। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं? अम्ल कि जिस नमूने में क्या होता है? जल बहुत ही कम मात्रा में होता है या नहीं के बराबर होता है, और अम्ल क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल बोलते हैं। और तनु अम्ल में क्या होता है? अम्ल की मात्रा होती है कम और जल की मात्रा होती है ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। तो सांद्र में क्या होता है? जल की मात्रा तो होती है कम या नहीं के बराबर, और अम्ल की मात्रा होती है इसमें ज़्यादा, तो इसे सांद्र अम्ल कहते हैं। साधारण नमन का जो रासायनिक सूत्र होता है, ऑब्वियस सी बात है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें से संबंधित है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं अपन? खाने का सोडा बोलते हैं। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? सोडियम सल्फेट का विलयन होता है, क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। तो हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हमारा शरीर का पीएच मान 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक होता है। थैंक यू। इस वीडियो को देखकर इससे अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इससे मैंने सोचा है कि आपका जितना भी हो कवर हो गया होगा। इसके बाद में भी कोई क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिए जाएंगे। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।